तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आपको पता है हम आरआरबी ग्रुप डी की जो साइंस है, साइंस की जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट में आपको पता है हम क्या करवाते हैं। आपको पता है कि हम जो है आपको टॉप 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू लेकर आते हैं और इन पीवाईक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी कंप्लीट साइंस का रिवीजन करते हैं। तो गाइस, आपको ये भी पता है कि हम अपनी क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, और इसी तरीके की स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन या आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो डी ब्रोगली थे इनके संबंध के अनुसार किसी पदार्थ के द्रव्यमान और तरंगदैर्घ्य के बीच क्या संबंध होता है। आपको बताना है कि जो डी ब्रोगली ने एक संबंध दिया था वो संबंध था द्रव्यमान और तरंगदैर्घ्य के बीच में। तो आपको बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध था। तो गाइस, आपको बता दें कि जो द्रव्यमान और तरंगदैर्घ्य था इनके बीच में जो डी ब्रोगली ने एक संबंध दिया था, वो संबंध था कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है। यानी आपको बताना है कि जो गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए कौन सी संरचना मौजूद होती है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपास्थि के जो छल्ले होते हैं वो गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पत्ती का जो तना होता है जैसा भाग है जो ब्लेड को तने से जोड़ता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। यानी जो पत्ती का तना जैसा भाग होता है जो ब्लेड को तने से जोड़ता है, इसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि पर्णवृत्त। उसे हम पर्णवृत्त के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि धनिया में उपयोगी भाग क्या होता है। यानी जो धनिया होता है इसमें उपयोगी भाग क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो धनिया होता है इसमें उपयोगी भाग जो होता है वो होते हैं पत्तियां और सूखे फल। पत्तियां और सूखे फल जो होते हैं वो ही धनिये में उपयोगी भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। तो जो गर्दन में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसका गुणसूत्र पदनाम क्या होता है। यानी कि गुणसूत्र का नाम क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसके गुणसूत्र का नाम जो होता है वो होता है 44 ए प्लस एक्स ओ। ठीक है, 44 ए एक्स ओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 44 ए एक्स ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड के माध्यम से सांस लेते हैं। यानी जो टोड होते हैं वो सर्दियों में जब सर्दियों की निद्रा में सो जाते हैं तो वो किस माध्यम से सांस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ठीक है, टोड जो होते हैं अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, एक टोड हो गया और एक मेंढक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका अंगक है। यानी कोशिका अंगक है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपको बताना है इसमें से क्या है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका अंगक है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए पोषक तत्वों में से दूध निम्नलिखित में से किसका खराब स्रोत है, यानी कि दूध का खराब स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो दूध का सबसे खराब पोषक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शीतलन की दर पर निर्भर करती है, यानी जो शीतलन की दर होती है ये किस पर निर्भर करती है। तो आपको बता दें शीतलन की दर है वो विकिरण सतह की प्रकृति पर, विकिरण सतह के क्षेत्रफल पर और शरीर और परिवेश के बीच तापमान के अंतर पर, यानी कि ये सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर देता है ये गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा होता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है स्वास्थ्य के लिए खतरा सबसे अधिक खतरा पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं के लिए सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको बताना है कि जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक थे। तो आपको बता दें कि जो हमारे रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था 1665 में। ठीक है, जो ल्यूवेन हॉक हैं इन्होंने अगर हम बात करें तो इन्होंने शायद 1774 में, सॉरी सन याद नहीं है, लेकिन जो ल्यूवेन हॉक हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करते हैं इन्होंने केंद्रक को खोजा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं के लिए सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पुरकिंजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, यानी जो थैली छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर जुड़ी होती है इस थैली को क्या कहते हैं। तो गाइस आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीकम। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर जो थैली जुड़ी होती है उसे हम शीकम का प्रयोग करते हैं, यानी शीकम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाल सड़न रोग निम्नलिखित में से किस पौधे को होता है, यानी लाल सड़न रोग जो है वो किस पौधे में होता है आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। यानी गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है, आपने देखा ही होगा जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि जो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस जायांग से प्राप्त फल का प्रकार होता है, यानी जो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस जायांग से प्राप्त फल का प्रकार क्या होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उस प्रकार को हम समुच्चय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं योग्यतम की उत्तर जीविका की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन ने किया था, यानी कि जो योग्यतम की उत्तर जीविका की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था। तो आपको बता दें इसका जो सर्वप्रथम समर्थन किया था वो डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि पत्तियों में दिखाई देने वाली शिराएं का कार्य करती हैं, यानी कि जो पत्तियों में दिखाई देने वाली शिराएं होती हैं उनका क्या कार्य होता है। तो आपको बता दें गाइस कि जो शिराएं होती हैं इनका कार्य चारण का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजों को किस स्थिति में सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया जा सकता है, यानी जो बीज होते हैं इनको किस स्थिति में हम सर्वोत्तम रूप से संरक्षित कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठंडी और शुष्क स्थिति हो, जहां पर ठंडी और शुष्क स्थिति हो वहां पर बीजों को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटरफेरोन का संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, यानी जो इंटरफेरोन होता है इसका संश्लेषण जो है वो की प्रक्रिया में होता है, यानी किस प्रक्रिया में होता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वायरस। जो इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है वो वायरस की प्रतिक्रिया में होता है, जब वायरस प्रतिक्रिया करता है तब इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका गैस से पची और अवशोषित वसा को ले जाता है,
लसिका जो है वो किससे पची हुई अवशोषित और वसा को ले जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंत। लसिका जो होता है वो आंत से पची और अवशोषित वसा को ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो लौंग लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, ये डैश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फूल की पत्ती कली। जो फूल की कली से लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है मसाले के रूप में, ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी रोशनी। जो हरी रोशनी होती है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति कौन सी है? यानी कि जो एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति हो वो कौन सी प्रजाति है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानिक प्रजातियां। यानी जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं वो किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको बता दें जो पौधे होते हैं वो जो भोजन पौधे यानी कि ऐसा कौन से पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिलोएम। फिलोएम जो होते हैं वो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है कि पौधे पौधे मतलब हम किसे कहते हैं? पौधे ही कहते हैं, और फिलोएम। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं भोजन और अन्य पदार्थ, भोजन को हम फूड कहते हैं। ठीक है, तो फूड से भोजन और फूड ऐप से फिलोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो स्तनधारी होते हैं उनमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टेप्स। यानी जो स्टेप्स हड्डी होती है वो स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो गाजर का रंग नारंगी होता है ये क्यों होता है? आपको बताना है। तो गाजर का जो रंग नारंगी होता है ये क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी है यह मिट्टी में उगता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें कैरोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी है पूरा पौधा नारंगी रंग का होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें कैरोटीन उपस्थित होता है। यानी गाजर में कैरोटीन उपस्थित होता है, इसीलिए इसका रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन है वह जानवर जो नमक के भारी सेवन के बावजूद भी उच्च रक्तचाप विकसित नहीं करता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे अधिक नमक खाता है, जो सबसे अधिक नमक खाता है लेकिन उसके बाद भी उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है? इसका क्या इसमें कौन जानवर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऊंट। ऊंट जो है सबसे अधिक नमक खाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? आपको बताना है उड़ने वाला स्तनपायी जीव कौन सा है। तो जो उड़ने वाला स्तनपायी जीव है वो है चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान में स्थित है। यानी जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है ये हमारा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला का नाम बताइए। यानी जो वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला है इसका क्या नाम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोनसाई। उसे हम बोनसाई कहते हैं जो वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण किसके लिए आवश्यक होता है? आपको बताना है कि स्टार्च का जो शर्करा में रूपांतरण होता है ये किसके लिए आवश्यक होता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण किसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो आपको बता दें जो मनुष्य का सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 टू 120 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोरामेन मैग्नम एक छिद्र है जो किस में पाया जाता है? आपको बताना है।
तो आपको बता दें जो फोरामेन मैग्नम है ये एक छिद्र है और ये पाया जाता है खोपड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोपड़ी के आधार में स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोटोट्रॉपिक गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी जो फोटोट्रॉपिक गति होती है वो डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सिन के द्वारा। जो फोटोट्रॉपिक गति होती है इसको ऑक्सिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑक्सिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। तो आपको बता दें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है ये शब्द जो है वो ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज हम पूरे 50 क्वेश्चन नहीं ला सके, आज कुछ टेक्निकल एरर आ गया था इसीलिए। तो हम आपके लिए अगले दिन से पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए हम इतने ही पर एंड करते हैं। गाइस आपको सेशन कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताएं और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दिया करें कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।